हाँ जी, सेकंड टॉपिक है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में ख़त्म करना है। फर्स्ट पार्ट जो प्रीवियस वीडियो में किया था, सेकंड पार्ट में डेफिशिएंट डिमांड एज वेल एज एक्सेस डिमांड दोनों को कवर करना है। थर्ड मेथड में इन दोनों को कैसे करेक्ट किया जाता है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो 3 वीडियोज़ में ये चैप्टर जो हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय डेफिशिएंट डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड हमारे पास होता क्या है। ठीक है, अगर हमने इसका मीनिंग लिखना हो, मेरे पास टॉपिक है एक डेफिशिएंट डिमांड। बेसिकली हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस टाइम पे हमारी जो डिमांड है, ठीक है, वो डिमांड हमारी कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, AD लेस देन AS। ऐसा ही है ना कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है, वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। ये सिचुएशन कैसी होगी, इसमें हम सप्लाई तो ज़्यादा कर पा रहे हैं लेकिन हमारी जो डिमांड है उतनी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोग 150 समोसे बना रहे हो लेकिन आपके ओनली 50 समोसा सेल हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिजल्ट फ्यूचर में जाके आप अपने कुछ लोगों को अनएम्प्लॉय कर दोगे क्योंकि आपकी इतनी प्रोडक्शन नहीं चाहिए। तो फिलहाल पहले इसका मीनिंग समझिए, डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है और हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, या फिर डिमांड कम होने की वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है रेदर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पहुंच पाते। इसमें कोई डाउट है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा आगे, और अगर हमने चेक करना हो कि हमारा मतलब कि कितना जो हिस्सा है वो डेफिशिएंट डिमांड में आ रहा है, ठीक है, इसको हम डायग्राम के हिसाब से मेजर करके देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब इसको समझते हैं ध्यान से हम लोग। ठीक है, सपोज कर लो पहले हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, उस ग्राफ पे ये रही वाई फॉर इनकम। ठीक है, अगर आप लिखोगे वो गलत हो जाएगा। हाँ जी, और ये हमारे पास आ गया एग्रीगेट डिमांड, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एक तो हमने ये 45 डिग्री का एक एंगल तो परमानेंट बनाना ही बनाना है, बताया था ना मैंने इसका मीनिंग। यहाँ पे मेंशन कर देना 45 डिग्री एंगल और यहाँ पे इसको लिख देना y = AS। मतलब कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होती जाएगी। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरी इनकम बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो इनकम बढ़ने से मैं खुश हूँगा, मैं सप्लाई भी इंक्रीज़ करते जाऊँगा। जितनी इनकम बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ती जाएगी। तो ये लाइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अगर मेरे पास इनकम आ नहीं रही तो मैं अपना रॉ मटेरियल, अपना प्रोडक्ट सप्लाई मार्केट में नहीं करूँगा, उसको बंद कर दूँगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारी इनकम बढ़ते जा रही है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम आपने कैसे बनानी है, यहाँ पे हमने 2 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है। एक ऐसे आएगी और दूसरी लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, अब इनमें से ये डिसाइड करना है कि कौन सी लाइन को हमने कौन सा नेम देना है। देखिए समझिए, हम लोग डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब कि हमारी डिमांड कम है। तो इस डिमांड में ये बताइए हमारे सभी लोग काम कर रहे होंगे या कम लोग काम कर रहे होंगे। डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट होगा या नहीं होगा, समझिए ध्यान से। मार्केट में डिमांड कम है, जब डिमांड कम है तो आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो। प्रोडक्शन कम करने के लिए आप 1 2 3 4 बंदों को घर बिठाओगे। तो समझे, हाँ जी, आपको कैसे पता कि आपकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जब आपने आज प्रोडक्शन करके देख ली। तो क्या नेक्स्ट डे थोड़ा ना हम 150 समोसा बनाएंगे, थर्ड डे भी नहीं बनाएंगे, फोर्थ डे भी नहीं बनाएंगे, एक दिन में पता चल गया
कि हमारे पास वर्कर ज़्यादा है लेकिन हमारे पास उतनी इनकम नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, या इसमें अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो अभी इस चीज़ में यहाँ पे एक पॉइंट देना अपने नेम, एक पॉइंट को यहाँ पे नेम देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वो यहाँ पे होनी चाहिए थी, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट वो यहाँ पे है, समझ गए आप। मतलब कि हमें आना यहाँ पे चाहिए था लेकिन हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेड पोर्शन अभी आएगा, इस पूरे पोर्शन को हमें इतना लॉस होते जा रहा है, ठीक है। ये जो इतना लॉस हो गया, इस नुकसान को, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड, कि हमारे पास हमारी डिमांड इतनी कम है, ठीक है। मतलब कि अगर आप सभी बंदे काम पे लगाते तो आपके इतने समोसे, मतलब कि 150 समोसे सेल होने थे, लेकिन अभी डिमांड कम होने की वजह से हम लोग 100 समोसे ही सेल कर पा रहे हैं। तो हमें इतने समोसों का लॉस हो गया, 50 समोसे का हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। बताइए अगर किसी में भी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है सबको। ये डायग्राम हमने बार बार यूज़ करनी है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ मेन रीज़न हमारे पास यहाँ पे कॉजेज़ क्या आ रहे हैं। अगर मैंने बोला है ना कि हमारी डिमांड कम होते जा रही है, तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस भी होंगे। कॉजेज फॉर डेफिशिएंट डिमांड, वो कौन से फैक्टर हैं जो आप मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए समझिए। रिडक्शन इन, पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर है हमारे पास, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, लोगों के बिजनेस डाउन हो गए, चलो बिजनेस को छोड़ो, तो लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि हमने बाहर से कुछ भी नहीं खाना पीना। न्यूज़पेपर में भी ऐसा आता था, डॉक्टर भी बोलते थे, टीवी में भी ऐसा आता था, सही है ना। तो लोगों ने समोसे वगैरह खाने बंद कर दिए, पिज़्ज़ा खाना बंद कर दिया, स्प्रिंग रोल, मोमोज, मंचूरियन, न्यूडल, बर्गर वगैरह सारा कुछ खाना बंद कर दिया। तो जब लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर करने बंद कर दिए, तो कुछ मार्केट में कुछ प्रोडक्ट की डिमांड भी बंद हो गई। समझ गए मेरी बात को आप? नहीं क्लियर हुआ अभी भी? देखिए, अब अगर मेरी एक शर्ट बनाने, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे बहुत सारी शर्ट सेल होती है, कपड़ों की दुकान है। अब कोरोना में लोगों का आना जाना लिमिटेड हो गया, ठीक है। अब अगर मेरे घर में कोई मैरिज है तो हम कम से कम 200-300 लोगों को मैंने बुलाना था जो शहर में रहते हैं, तो वो 200-300 लोगों ने एक ही दुकान से जाके शर्ट परचेज करके आनी थी। मान लो एक ही दुकान है यहाँ पे, ठीक है। अब 200-300 लोगों को बुलाया ही नहीं हमने, कोरोना की वजह से बुलाए 20-30 लोगों को है, तो सिर्फ 20-30 लोग ही कपड़े लेने जाएंगे, बाकी तो घर पे वैसे ही बैठे, उन्होंने कौन सा कहीं पे जाना है। अदरवाइज मतलब कि जब हम लोग हमारी एक्सपेंडिचर करना कम कर देते हैं, तब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होनी भी बंद हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात अभी आप समझिए, मेरे पास अभी काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, ठीक है। कोरोना में ये बच्चे नहीं थे, क्योंकि आप लोगों ने एक्सपेंडिचर करना बंद कर दिया था। अभी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो मेरी डिमांड बढ़ रही है। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर? तो जैसे जैसे हम लोग हमारा एक्सपेंडिचर कम करते हैं, वैसे वैसे मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाई है कि अगर हमने मार्केट में रूल करना है, ठीक है ना, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते रहना होगा। अगर आप अपनी दुकान में कभी भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपकी इनकम कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ। मेरे पास सबसे पहले कुछ छोटा सा बोर्ड था, वो 500-600 का मैंने लिया था, ठीक है, 6-7 साल पहले।
अब अगर मैं सोचूंगा मेरे पास बोर्ड है, बात खत्म, मैं छोटे बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाता रहूँगा, मैं कितने स्टूडेंट को पढ़ा दूंगा? छोटे बोर्ड पे लिखा कम जाता है, ठीक है ना। मैंने इन्वेस्टमेंट की, मेरे पास 3-4 बोर्ड हो गए, इन्वेस्टमेंट करने के लायक मैं अलग अलग ग्रुप को पढ़ा सकता हूँ, 2-3 टीचर हैं वो भी हेल्प ले रही है मेरी अभी, ठीक है। या फिर अगर अभी आप लोग मेरे पास बैठने के लिए आते हो, सूटेबल हो के नहीं बैठोगे, कंफर्टेबल हो के आप मेरे पास क्यों आओगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो चेयर्स हैं, टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इन्वेस्टमेंट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे गर्मी, अगर हम एयर कंडीशन वगैरह नहीं यूज़ करेंगे तो बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तभी हमारी बिजनेस में मतलब कि हम मार्केट में बने रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे वैसे वैसे हमारी मार्केट जो है वो डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है आपको? कोई डाउट है इसमें? चलिए, थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, मार्केट में खर्चा होना जरूरी है, डजंट मैटर कि कर कौन रहा है, या तो प्राइवेट लोग करें, प्राइवेट लोग नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट बैठी, गवर्नमेंट को वो खर्चा करना पड़ेगा। अब ये कौन से खर्चे हैं मैं वो समझा रहा हूँ आपको। आप लोग अपनी विलेज से, अपने घर से मेरे घर तक आए हो, ठीक है, तो रास्ते में सड़क वगैरह जो भी रोड आपको अच्छे मिले हैं, तो या तो ये रोड मैंने बनवाया है, प्राइवेट लोगों ने बनवाया है, या सरकार ने बनवाया है। अब रोड बनवाना मेरे बस की बात नहीं है, सरकार बना के नहीं दे रही, तो आप लोग मेरे घर तक नहीं आओगे क्योंकि रोड बहुत कच्चा होगा, बारिश में पानी 10-10, 20-20 दिन जाएगा नहीं, ठीक है। सीवरेज का पानी मतलब कि बाहर रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि जब सरकार खर्चा करना बंद कर देती है तब भी मार्केट में जो क्या है मतलब कि डिमांड उस प्रोडक्ट की कम होनी शुरू हो जाती है। आपको अभी भी जो पेट्रोल वगैरह है, चलो सरकार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इनकम ले रही है, ठीक है। अगर सरकार यहाँ से अपनी इनकम लेनी बंद कर देगी तो लोग पेट्रोल को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपेंडिचर होना जरूरी है, डजंट मैटर कि कर कौन रहा है। अगर प्राइवेट भी बंद हो गया तो सरकार बैठी, सरकार भी बंद करेगी तो मार्केट में महंगाई ही होगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करके सरकार पहले आ गई थी, हमने इंडियन इकोनॉमी बुक में पढ़ा था, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे कोई भी एक टेस्ट है आपको 100 रुपये में या 10 रुपये में, जो एक काबिल डॉक्टर है 10 रुपये में आपका चेकअप कर देगा। आप उसी डॉक्टर के घर जाओ देखने के लिए, वो 200 रुपये लेगा आपसे, वो आपसे 200 रुपीज़ लेगा आपको चेक करने के लिए, आपको देखने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से अगर सरकार वो हॉस्पिटल बंद कर देगी तो हम लोग डॉक्टर के पास जाना भी बंद कर देंगे। जिनके पास पैसे नहीं है वो बोलेंगे मैं 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अगर आप अपना प्रोडक्ट दूसरे देशों में अपने एरिया से बाहर भेजना बंद कर दोगे, अगर हम लोग हमारा प्रोडक्ट हमारे शहर से, हमारे एरिया से बाहर भेजना बंद कर देंगे तब भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। एग्जांपल सपोज कर लो, मैं मतलब कि ऑनलाइन भी स्टडी करवा रहा हूँ, तो 2-4 रुपये मुझे बाहर से भी कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, नहीं बन रहे कोई बात नहीं, लोग तो मुझे जान रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊँगा तो मेरे पास वही बच्चे पढ़ेंगे जो मेरे पास यहाँ पे आ सकते हैं, समझ गए। तो इससे मेरे प्रोडक्ट में कमी आ जाएगी, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आ जाएगी। दूसरी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर हम कनाडा वगैरह में जाएंगे तो रामदेव का जो सामान है, पतंजलि का सामान है, इंडिया में कम क्रेज़ है, बाहर ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है, अगर वो बाहर सामान बेचना बंद कर देगा तो इंडिया में तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, उसने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? दूसरी बात, फिर राइज इन इम्पोर्ट। अगर हम लोग इंपोर्ट को इंक्रीज़ करना शुरू कर दें, अब इंपोर्ट को इंक्रीज़ करना कैसे शुरू करेंगे? देखिए सपोज कर लो कि मेरे मोहल्ले में बस मेरी एक दुकान है वेजिटेबल की, यहाँ पे और कोई दुकान नहीं है, तो मेरे घर में जितने भी लोग आसपास से रहते हैं वो सभी मेरे से वेजिटेबल लेंगे। क्लियर है बात? अब एक सब्जी वाला एक रेडी लेके मेरे मतलब कि इस एरिया में उसने राउंड लेना शुरू कर दिया, तो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो चाहेंगे कि मेरी सब्जी ना बिके, मतलब कि मेरे से टूटेंगे, तो वे मेरे से अलग होकर उस रेडी वाले से सब्जी लेनी शुरू कर देंगे। अब अगर जो वो बंदा आया, हालांकि उससे 1-2 घर नहीं ली, इससे मुझे कोई खास फ़र्क नहीं है, लेकिन जब दूसरी जगह से इंपोर्ट हुआ, ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट में तो डिमांड में कमी आ गई, अब वो घर मेरे से सब्जी आज लेने नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही
जैसे हमारे इंडिया में पहले जब हमको गर्मी लगती है हम लेमन वाटर शिकंजी वगैरह पीते थे, तो कोको कोला आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर कोको कोला आज के टाइम पे बंद हो जाएगा तो लोग या तो शिकंजी में पियेंगे या फिर जूस वगैरह पियेंगे गर्मी लगने के बाद। ठीक है, लेकिन ये इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं और हमारे इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होते जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टैक्सेस। अगर हमारी गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देती है, जब टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जब प्राइस इंक्रीज हो गए तो महंगाई होगी, तो क्या मतलब इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे हर एक बंदा आगे अगर एक प्रोडक्ट को अनयूजुअली यूज़ करता था तो उस प्रोडक्ट को लोग इमरजेंसी के लिए ही यूज़ करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको वेजिटेबल की, टमाटर की। टमाटर, टमाटो या अनियन हमारा लास्ट ईयर मतलब कि 140 क्रॉस कर गया था। तो अभी हम लोग हमारे घर में जब भी हमने खाना तब भी टमाटर को एज सैलड में कट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी बर्गर, कुलचा वगैरह हर एक बंदा उसमें कट करके उसको यूज़ करता है। लेकिन जब उसका रेट महंगा हुआ ठीक है ना, तो लोगों ने उसकी डिमांड करनी बंद कर दी, बस सब्जी के लिए यूज़ कर लिया, बेमतलब का उसका यूज़ करना बंद कर दिया। ये कुछ ऐसे फैक्टर है जिन वजह से हमारी मार्केट में डिमांड कम होती है। ठीक है, मेरे पास इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? हमने ये पढ़ लिया कि डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है, ये पढ़ लिया कि ये क्यों होता है, होता रहे, हमें क्या लेना देना, ये भी तो पता होना चाहिए क्या इसका कोई नुकसान है भी या नहीं। ठीक है, तो इसके नुकसान पढ़ के देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, ये डायग्राम अगर आपको बनानी आएगी ना तो बार बार यही रिपीट होगी। बुक में ये 7 to 8 डायग्राम बनाई होंगी ऐसे, हम एक ही बनाएंगे, बार बार इसी को बनाएंगे। रेड मार्कर मतलब ये डेंजर जोन है, ये आपका लॉस है। अब इतनी मार्केट को मतलब कि कवर कर सकते थे, इतनी डिमांड को इतनी होनी चाहिए। आप 150 बना सकते हो लेकिन आप 100 समोसा बना रहे हो, यहाँ पे अभी आप हो। ठीक है, मार्केट ने आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, इवन कि आपको इतने बच्चे चाहिए। सबसे पहला हमारे पास इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा? हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में डायग्राम हमने इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये कैसे बनेगी? डायग्राम सेम टू सेम है। y आ गया हमारे पास, AD आ गया, y इक्वस टू मतलब कि 45 डिग्री एंगल आ गया, y इक्वस टू AS। सिमिलरली 2 लाइन्स यहाँ से निकलेंगी, AD फुल एम्प्लॉयमेंट, AD अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्शन करनी चाहिए थी ई पॉइंट के ऊपर, लेकिन हम लोग जो इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाइड होके बैठे हैं, हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के साथ होके बैठे हैं। ठीक है, अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे कि हमारी इनकम कितनी आ रही है, ये हमारी इनकम आ रही है अंडर एम्प्लॉयमेंट के साथ, लेकिन हमें इतनी इनकम हम अर्न कर सकते थे। ठीक है, हम वो नहीं कर पा रहे। तो ये डायग्राम सेम ही है, बस इसको लेबलिंग में थोड़ा सा चेंज किया हुआ बुक में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास इनकम हमारी विद अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये लॉस हमारे पास इतना लॉस चलते आ रहा है। ठीक है, ये और ये डायग्राम दोनों सेम ही है। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या लिखा आपके बुक में? डिफ्लेशनरी गैप, उसकी डायग्राम भी सेम है। अभी अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी सेम टू सेम आपने ऐसे ही बनाना है और यही बोल देना है कि ये जो हमारे पास आ गया ये डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलना, अनडिजायर्ड स्टॉक होगा। हाँ जी, मेरी वही है कि वही एग्जांपल है, मेरी शर्ट सेल करने की फैक्ट्री है, मैंने 1000 शर्ट बना ली लेकिन सेल हुई है 800, तो 200 शर्ट बच गई। अब वो मेरे पास जो स्टॉक बचा वो अनडिजायर्ड स्टॉक बचा, जिसको मैं रखना नहीं चाहता था। अब वो कैसे क्लियर होगा? या तो नेक्स्ट ईयर सेल करना पड़ेगा, अगले साल तक पता नहीं उसका फैशन रहेगा, पता नहीं रहेगा, या फिर वो मुझे सेल में सेल करना पड़ेगा। अगर मैं सेल लगा के सेल करूँगा तो इसमें मेरी जो मार्केट है उसका थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट बोलना कि देखिए ऐसी सिचुएशन में ये नहीं है कि मेरी मार्केट बंद होगी, मेरी दुकान बंद होगी, मैंने पैसे नहीं कुछ कमाए। जब मैंने शर्ट सेल करनी शुरू की 1000 में से 800 शर्ट मैंने सेल कर दी, तो जब मैंने 200 शर्ट को सेल किया था तब मेरी कॉस्ट पूरी होगी, तो 200 से लेके 800 तक मैंने प्रॉफिट ही कमाया है। अब इसको लॉस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, कि अगर मुझे प्रॉफिट कहीं पे 1 लाख रुपए का होना था, मुझे प्रॉफिट अब 80,000 का हो रहा है। समझ रहे हो? बस मेरा जो प्रॉफिट वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता था, उतना नहीं कमा पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। अगर ये भी बिक जाते तो 4 पैसे और भी अच्छे आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोई और? चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसी के साथ हमने दूसरा टॉपिक हमारा कवर कर देना है। इसी को मैं थोड़ा लेवल करता जाऊंगा और दूसरा टॉपिक हमारे पास बनता जाएगा। ठीक है, फटाफट से, बस 2 मिनट में वो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें हमने पढ़ा डेफिशिएंट के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो जो भी करेक्शंस करनी है उसको मैं ग्रीन मार्कर के साथ कर देता हूँ, ग्रीन या ब्लैक के साथ। अब ये देखना, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड? ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या होती है? इस डिमांड में हमारा जो साइन है वो रोटेट हो जाता है। इसमें एक्सेस डिमांड में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। एक्सेस डिमांड मतलब कि एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा होना। अब मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा होगी कि जिसको आप कवर ही नहीं कर पा रहे। आप लोग 1000 शर्ट बना के सेल कर रहे हो, लेकिन मार्केट वाले बोल रहे कि हमें 1500 शर्ट चाहिए। वो शर्ट हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना तो हमारे पास कैप मशीन है, ना हमारे पास लेबर है। लेबर अरेंज हो जाएगी लेकिन मशीन अरेंज नहीं हो पाएगी जल्दी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई उतनी नहीं होती। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब इसमें इसके मेजरमेंट कौन कौन से आएंगे? हाँ जी, वो इक्विलिब्रियम पे आती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। और इस डायग्राम को हमने बनाना है। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे पास। ठीक है, वो चेंज ड्रॉ करने के लिए हमारे पास y आ गया। ठीक है, AD आ गई। इस लाइन को मैं वैसे ही इंक्रीज कर देता हूं, वैसे ही 2 लाइन ड्रॉ करनी है। y = AS हमारे पास बन गया। अब देखिए, अब डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा मतलब कि अगर आप 100 शर्ट बना सकते हो, 150 शर्ट मांगी जा रही है आपसे। ठीक है, मतलब कि आप लोग कितना काम कर सकते थे यहाँ तक का, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि इस लाइन पे हमारे पास क्या आ गया? AD अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि हमें इस लेवल की प्रोडक्शन ला के दो, E1 लेवल की प्रोडक्शन ला के दो। और ये है एग्रीगेट डिमांड अंडर प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट। ये प्लानिंग की जा रही है। 100 शर्ट आप लोग बना सकते थे, 100 बना दी, लेकिन बोला जा रहा है कि 150 बना के दो, और वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट की रेंज से बाहर है। अब इस बार वो पॉइंट जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस बार जो लॉस हो रहा है हमारे पास, वो कौन सा लॉस होगा? सिमिलरली इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी डिमांड या गैप। ठीक है जी, अब इसके कॉजेज में देखिए, जहां जहां पे रिडक्शन है वहां वहां पे आपने इंक्रीज डाल देना है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता जाएगा तो मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती जाएगी तो भी मार्केट में डिमांड जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते जाएगी तब भी सेम ही हाल रहेगा। ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम लोग एक्सपोर्ट को करना राइज कर देंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। अगर हम इंपोर्ट को डिक्लाइन कर देंगे
ठीक है, या फिर अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकल के आएंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हमारी बुक में, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी गैप हमारे पास यहाँ पे बन के आएगा। ये सेम वैसे ही है जो कि हमने वहां पे बनाए, बस आपने इन पॉइंट को रोटेट कर देना है। इसको लिख देना फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको आपने लिख देना प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास बन के आ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या लिखा है इन्होंने, स्टैटिक जीडीपी का मतलब हमारे पास क्या बन के आएगा, कि जो हमारे जीडीपी में भी कोई भी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो के आ रहा। हमारी जीडीपी इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अभी रेट ही महंगे हुए हैं, प्राइसेस महंगे हुए हैं, प्राइसेस महंगे उनसे डिमांड ज़्यादा, मतलब कि उसमें दिक्कत आ रही है हमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा प्राइस स्पाइरल वेज, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, महंगाई वाले सर्कल में फंस जाते हैं, प्राइस स्पाइरल वेज। इसका मतलब ये होता है ये जैसे जैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होते जा रही है तो दुकानदार उसका रेट हाई करते जाता है, रेट हाई करते जाएंगे तो एक दिन आके उसका रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो सेम ही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद अब इन दोनों का आपके पास डिफरेंस है इन्फ्लेशनरी गैप का और डिफ्लेशनरी गैप का। दोनों का मीनिंग लिखना है, दोनों में बताने डिमांड किसी में ज़्यादा कम होती है, दोनों की डायग्राम बनानी है, दोनों के ये कॉजेज वगैरह एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। पॉइंट सिंपल।